हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट फरवरी 2015 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए इस प्रश्न पत्र के इस भाग को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन करना है और उसमें हमें सहायता देनी है, तो उसमें हमें किस पर ध्यान देना चाहिए हमें बताना है। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, बिल्कुल गलत है। इस पर ध्यान देंगे तो हम अच्छे से बच्चों की सहायता कैसे करेंगे उनके सीखने में। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब शिक्षार्थियों को हम सक्रिय सहभागिता में शामिल करेंगे, उन्हें उनकी जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है उसमें सहभागिता देंगे और उसमें शामिल करेंगे उनको, तो बिल्कुल उनका ज्ञान अर्जन अच्छे से होगा और जरूर उनको सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन 2 उचित है यहाँ पर। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। अब शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, क्या इसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है मास्टर कब होगा, जब उनको सक्रिय सहभागिता दी जाएगी हर चीज में। हर चीज सीखने के लिए उन्हें जब सक्रिय सहभागिता दी जाएगी तो जरूर वह चीज़ों को, अवधारणाओं को सीख लेंगे। केवल अवधारणाओं को ही नहीं सीखेंगे और भी कुछ ज़्यादा भी सीखेंगे। इस प्रकार यदि सहभागिता उनको शामिल करेंगे हम सक्रिय सहभागिता में। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बिल्कुल गलत ही है यह। तो याद करने से हम सहायता तो दे रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ याद करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है ज्ञान अर्जन का। तो इस प्रकार शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना है और उनके ज्ञान अर्जन में सहायता करना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? अब हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जो भी हम सिद्धांत पढ़े हैं, हमने जो भी हमने कोर्स किया है बीएड डीएड में, इस प्रकार हमें कंटेंट जो पढ़ाया होगा वहीं से हमारा दृष्टिकोण विकसित हुआ होगा। तो चलिए हम एक सिद्धांत देख लेते हैं प्रतिभाशालीता के बारे में। तो देखिए, गिफ्टेडनेस के बारे में रेंजुली एक त्रिवृत्तीय सिद्धांत बताते हैं, प्रिंसिपल या परिभाषित करते हैं उसको इस प्रकार से। 3 वृत्तों को ये एक दूसरे के ऊपर कंबाइन कर देते हैं और बताते हैं कि जो प्रतिभाशालीता है यानी गिफ्टेडनेस है वो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, टास्क कमिटमेंट, वचनबद्धता, अबोव और एवरेज एबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है योग्यता। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कहते हैं रेंजुली। गिफ्टेडनेस जो है वह रचनात्मकता, वचनबद्धता और योग्यता का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार हम देखें फ्रेंड्स तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है ऑप्शन 4, उच्च योग्यता। अब प्रतिभाशाली है तो इन सब की जो विशेषताएं हैं उनमें उच्च होंगी। तो यहाँ पर हो गया है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। और देखिए इन सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है। एक ऑप्शन इसमें स्मरण शक्ति अलग आ गई है, यहाँ पर टैलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी शामिल करते हैं टैलेंट की जगह पर। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मोटिवेशन भी शामिल नहीं करते हैं यहाँ। तो इस प्रकार हमने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और यह सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। अब गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है देखते हैं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। गलत है भैया, ऐसा ज़्यादा गलती करेंगे तो ज़्यादा डांट पड़ेगी, ये तो गलत बात है। इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं होती है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से यदि बच्चे गलती करते हैं किसी भी तरीके से
तो हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ गलती कर रहा है बच्चा, और इस प्रकार से हम इसका समाधान दे सकते हैं। क्योंकि हम रेमेडियल टीचिंग में यही तो करेंगे कि वो जो भी समस्या होगी उसका समाधान देंगे। तो ये बिल्कुल हमारी अंतर्दृष्टि डेवलप करेगी, क्यों बच्चे गलत कर रहे हैं और उनका हम समाधान कैसे देंगे। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती, यह भी गलत है। अब ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते कि जो बच्चे गलती करते हैं उसके आधार पर उन्हें कक्षा से ही हटा दिया। यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है, यह भी गलत बात है। उपकरण है यहाँ पर लिखा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलतियों के आधार पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दे दें बच्चों को, या इस प्रकार से समूह में वर्गीकृत कर दें, तो यह अच्छा नहीं है कक्षा शिक्षण में, और एनसीएफ भी ऐसा नहीं कहता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब बच्चों का संवेगात्मक विकास करवाना है तो क्या उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। गलत। अब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय तो स्कूल में ही बिताते हैं, तो उनका संज्ञानात्मक विकास तो वहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, क्या यह भी गलत है? यह सही नहीं है कि आपने कंट्रोल करके रखा है इन्वायरमेंट को। अब इन्वायरमेंट को, परिवेश को ही कंट्रोल कर लिया तो बच्चे अपने हाव भाव कैसे व्यक्त करेंगे वहाँ पर। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यह भी गलत है। अब वहाँ पर आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं, अपनी अधिकार दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे अपने हाव भाव व्यक्त करने में असमर्थ होंगे। और जब आप कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी बच्चों के संवेगों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा, और इस प्रकार से उनका विकास अच्छे से हो पाएगा, जो कि उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिगम को हमें अच्छे से सुगम बनाना है, अच्छे से अधिगम हो, साथ ही साथ आसानी से हो जाए। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखते हैं कि नहीं कौन सा है। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा सही है अधिगम परिवेश को सुगम बनाने के लिए। हो सकता है कि यहाँ सही नहीं है, वो लास्ट में दिया गया हो, तो इस प्रकार हमें अलग करना है, किसी भी तरीके से कहीं भी हो सकता है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अधिगम परिवेश को सुगम बनाता है। ध्यान रखिएगा कि हमें जो नहीं है वह चूज करना है, तो यह उत्तर नहीं होगा। बच्चों को स्वीकार करना भी परिवेश के लिए सही है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। अध्यापक का सकारात्मक रूप भी सही है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। अब बचा बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। बच्चों के प्रयासों के स्वीकृति भी, ये भी सही है। अब आप ये भी नहीं होगा उत्तर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सही हो गया यहाँ पर, लेकिन देखिए हमें सबसे उचित विकल्प चुनना है यहाँ पर। अब अध्यापकों के अनुसार कार्य करना पर देखते हैं कि जो अध्यापकों के अनुसार यदि बच्चे कार्य करने लगेंगे तो अधिगम सुगम उतना अच्छा नहीं होगा जितना उन्हें स्वतंत्रता देंगे, यदि सहभागिता देंगे लर्निंग में, सीखने की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से, केवल इस प्रकार से यदि कार्य करेंगे आप, तो अधिगम सुगम उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये कथनों में से यह सही नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्या ऐसा है? करनी चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है हमें, तो करनी चाहिए बिल्कुल। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ऐसा ही करना चाहिए? क्या सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ा देना चाहिए? गलत। यहाँ तो रूढ़िवादिता दिख रही है कि आपने लड़कों को विज्ञान पढ़ा दिया, लड़की को गृह विज्ञान। क्या ऐसा नहीं है कि लड़के भी गृह विज्ञान पढ़ सकते हैं? ऐसा ही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता
करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा तो करती ही हैं, तो इसमें कुछ नया है नहीं। यहाँ पर लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा भी होता ही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया है, रूढ़िवादिता हटाने वाला स्टेटमेंट है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली अध्यापिका है, लर्निंग वहाँ पर अच्छे से हो जाती है, सुगम अधिगम होता है बच्चों का। तो क्या महत्वपूर्ण है बताना है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है। समूह गतिविधि में बच्चे अच्छे से सीखते हैं, उनका अधिगम सुगम होता है, तो ये गलत ही होगा। व्यक्तिक तो सीखते ही हैं, लेकिन गतिविधि जब समूह में होती है तब ज़्यादा लर्निंग होती है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना गलत बात है। अब विद्यार्थी हैं, प्रश्न तो पूछेंगे ही, जब सीखने की प्रक्रिया में समस्या आएगी तो आपको अनदेखी नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना है। हर बच्चे की बात सुनना है, उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना गलत है। अब पुस्तक से उत्तर लिखा देंगे तो बच्चे अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। अब रचनात्मक आकलन कार्य की बात हो रही है, तो कुछ बच्चे सीखते हैं, बनाते हैं, इस प्रकार से हो रहा है उस आकलन में, तो परियोजना में बिल्कुल रचनात्मक होगा, तो ये उत्तर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो रचनात्मक आकलन नहीं है वह हमें बताना है। अवलोकन में भी कुछ ना कुछ रचनात्मक होगा, और यह भी उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, इसमें कोई रचनात्मकता नहीं है, तो उत्तर यही हो जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न में भी रचनात्मकता होगी, तो उत्तर यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आप रैंक बता रहे हैं स्टूडेंट की, ABC इस प्रकार से ग्रेड दे रहे हैं, तो उसमें कोई रचनात्मकता नहीं है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं सीखेंगे, हो सकता है कि किसी बच्चे के नंबर कम आए, ग्रेड कम आए, तो वह निराश हो जाएगा। रचनात्मकता यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। अब विकृत लिखावट है, टेढ़ी मेढ़ी है, स्पेस समझ नहीं आ रहा है, लाइन से ऊपर नीचे जा रहे हैं अक्षर, इस प्रकार सा हो रहा है, तो बिल्कुल ये डिस्ग्राफिया की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जो है बच्चे लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, इनको समझ नहीं आता है। लाइन के ऊपर लिखें या लाइन के नीचे लिखें, अक्षरों के बीच में स्पेस कितना रखें, बिल्कुल डिस्ग्राफिया की प्रॉपर्टीज़ है ये। विकृत लिखावट है, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा अक्षर क्या है, तो ये बिल्कुल डिस्ग्राफिया है। ग्राफ एक प्रकार से कहें याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि उनसे ग्राफ बनाया नहीं जा रहा है अच्छे से लिखने का, तो ये डिस्ग्राफिया की प्रॉपर्टीज हो गई। डिसलेक्सिया में पढ़ने लिख जो संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है यह, कि पढ़ नहीं पाते बच्चे अक्षरों को, उनके साउंड को मैच नहीं कर पाते कि कौन से अक्षर का साउंड कौन सा है। डिसकैलकुला गणित से संबंधित अक्षमता है, अधिगम अक्षमता। और डिस्प्रेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिकीय क्या कहें इसको, अक्षमता है, जिसमें बच्चे अपने हाथ पैर अच्छे से चला नहीं पाते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अब व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा आपको बताना है। सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, परिपक्वन भी करता है, क्रियाकलाप भी करती ही है, साथ ही साथ भाषा भी करती है। लेकिन यहाँ पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो सामाजिक अनुभव को वो नेग्लेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं सामाजिक महत्व को। पियाजे कहते हैं कि एक स्टेज होती है, उसके अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक अनुभव को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं ये, वायगॉस्ट की महत्व देते हैं सामाजिक अनुभव को, तो पियाजे के अनुसार ये प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब स्टर्नबर्ग का है त्रितंत्री सिद्धांत, उसमें है व्यवहारिक बुद्धि, तो आपको बताना है कि उससे अभिप्राय नहीं है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना,
आप ही सोचिए, केवल आप अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, दूसरों के विषय के बारे में, तो क्या वे व्यवहारिक बुद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। तो यही हमें स्टेटमेंट मिल गया है कि इसी से अभिप्राय नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक बुद्धि है यह? तो उत्तर यह नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल करना, यह भी व्यवहारिक बुद्धि है? उत्तर नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, यह भी व्यवहारिक बुद्धि है? उत्तर नहीं है। तो उसका उचित उत्तर यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। बिल्कुल सही है बात है भाई, इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हमसे। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे संवेग से, क्योंकि यहाँ नाराज होने की बात हो रही है, तो ये हमारा एक संवेग है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए आवश्यक होता है, प्रेरणा के लिए भी आवश्यक होता है, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। प्रोत्साहन नहीं देते हैं हम पृथक्करण और श्रेणीकरण में, और ग्रेड एवं अंकों के लिए तो आवश्यक होता है। लेकिन सबसे उचित क्या होगा, यहाँ पर हमें देखना है। तो ग्रेड और अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए और प्रेरणा के लिए आप तुलना कीजिए इनके बीच में कि कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो केवल ग्रेड के लिए नहीं होता है, यहाँ पर ग्रेड तो देते हैं हम, लेकिन उससे यदि बच्चों को प्रेरणा मिलती है आकलन से, तो वह सबसे अच्छा आकलन माना जाता है। तो ये दोनों उत्तर अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर यह भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित उत्तर है ऑप्शन 2, क्योंकि यदि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी तो अधिगम्य आकलन का उद्देश्य सफल होगा। हमारा उद्देश्य बिल्कुल मैच करेगा कि बच्चों ने प्रेरणा पाई है और वे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब ये पियाजे की टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें ये कहते हैं कि जो हमारी पहले से स्कीम बनी हुई है, स्कीम्स, जो भी स्कीम्स बनी हुई है हमारी संज्ञानात्मक विकास की, जिस प्रकार हम सीखते हैं कि एक चीज़ हमने पहले सीखा है और उसके बारे में हमारी स्कीम बनी हुई है, अब उसको हम नई जानकारी, कोई दूसरी नई चीज़ है, उससे जोड़ते हैं। तो जो नई चीज़ हमारे पास सामने आती है उसमें बहुत सारी नई जानकारी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, पुराना जो सीखा हुआ है उससे नई चीज़ को मैच करने का प्रयास करते हैं, और वो हमें समझ नहीं आती कि इसमें ऐसा नया क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं है जो पहले था। तो इस प्रकार का जो होता है, मैच करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। यदि मैच नहीं होती, यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर हमें बताया कि यह पुरानी वस्तु नहीं है, तुम जो सोच रहे हो यह कुछ दूसरी ही है, तब हम क्या करते हैं, प्रचलित योजनाओं को नई जानकारी तो जोड़ने का प्रयास तो इसमें करते हैं, उसको बोलते हैं आत्मसातकरण, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी ने बताया कि यह वह नहीं है तुम जो सोच रहे हो, और तब हम अपनी स्कीम को बदल देते हैं, और उसको पियाजे कहते हैं समायोजन। तो यहाँ पर समायोजन के बारे में तो नहीं पूछा गया है, यहाँ आत्मसातकरण ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से। बुद्धि की तो बात यहाँ, एक बुद्धि, केवल बुद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रेरणा और अभिरुचि की भी बात हो रही है, वंशानुक्रम की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना ही पर्यावरण की। यहाँ पर तो व्यक्तिक विभिन्नता से ये बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सबकी अलग अलग बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? सीधा सीधा है, समावेशी कक्षा में होता है, और ये समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा की अवधारणा से हम ऐसा करते हैं। विशेष शिक्षा में तो अलग करके ही पढ़ाते हैं बच्चों को, एकीकृत में साथ में पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ भी अलग अलग ही रहता है।
अपवर्जन शिक्षा का जैसा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो ये उत्तर तो यही है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, नया सोच रहे हैं, मौलिक चिंतन कर रहे हैं, कुछ नया बना करके दिखा रहे हैं। तो नया आप कब बनाएंगे? जब चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो यह हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब अपसार हो गया, अलग अलग तरीके से नया बन गया कुछ, ठीक है। अभिसारी में क्या होता है? एक ही चीज़ पर आप केंद्रित होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एक चीज़ पर आप केंद्रित हो जाते हैं, ये अभिसारी में होता है। लेकिन अपसारी में ही ऐसा होता है कि आप कुछ नया करके दिखाते हैं, तो यह आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करते हैं हम, ठीक है, अध्यापक तो करते हैं विद्यार्थियों का आकलन, तो उनसे कौन सी अंतर्दृष्टि विकसित की जाती है? उनके द्वारा उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। अब ये कैसे निर्धारित होगा कि विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है? यदि आप उनका अधिगम अच्छे से करवाएंगे तो वह बिल्कुल अनुकूल होंगे, विद्यालय के स्तर पर आ जाएंगे। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थियों का आकलन का उद्देश्य ही है कि यदि उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो हम अपनी शिक्षण विधि बदल दें या शिक्षण उपागम बदल दें। तो इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। क्या विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि कौन वहाँ पर प्रतिभाशाली है और कौन कमजोर है? गलत है। आकलन करने का उद्देश्य है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं सिखाने में। तो इससे यही होगा कि हम शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकते हैं यदि वे अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। क्या मूल्य आकलन से ऐसा होता है? लेकिन सबसे उचित यहाँ पर यही है कि बच्चों जो सिखाने में समस्याएं आ रही है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं करते हैं हम कि केवल अच्छे ग्रेड आए तो उन्हें प्रोन्नत कर दिया, और यदि हमारी टीचिंग मेथड भी अच्छी नहीं है तो परिवर्तन नहीं किया, तो यह गलत है। यही ऑप्शन सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही आयोजित करना चाहिए। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना सार्थक अनुगम बनाता है, मतलब उत्तर नहीं है, क्योंकि जो नहीं बनाता है वह पूछा गया है। प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद सार्थक बनाता है, उत्तर नहीं होगा। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण भी सार्थक बनाता है, उत्तर नहीं होगा। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति आप करवाएंगे तो एनसीएफ कहता है कि रटन पद्धति से मुक्त शिक्षा आपको देनी है। तो इस प्रकार इस आधार पर हम कहेंगे कि यह ऑप्शन अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, बिल्कुल सुरक्षा नहीं होती है इससे। तो ये परिणाम क्या होता है हमें बताना है कि सुरक्षा होती है, नहीं होती है। उनके अंकों में सुधार भी नहीं होता है। यदि दंड देंगे तो भी अंकों में सुधार कैसे हो जाएगा? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ऐसा ही होता है। उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम तो सब कुछ सीख सकते हैं यदि शिक्षक अच्छे से पढ़ाए। यदि इस प्रकार से वे सोचते हैं और आपने उन्हें शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड दिया बजाय इसके कि आप उन्हें अच्छे से सिखाएं, उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, तो इसका परिणाम यही होगा जो खुद में उनकी अवधारणा थी कि हम सीख सकते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित तो होगा ही नहीं। तो यही होगा कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नष्ट हो जाएगा, अपनी खुद की धारणा नष्ट हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, अब अध्यापिका ने क्या किया, सभापति नहीं लिखा, क्या लिखा, सभा अध्यक्ष। बिल्कुल सभा अध्यक्ष से यह हमें बता नहीं सकते कि जो सभा अध्यक्ष है वो पुरुष है कि महिला है। तो ये भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, तो ऐसा तो है। लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, यह इससे ज़्यादा उचित है कि यह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर लिंग पूर्वाग्रह तो हटा रही है, यह एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन तो कर रही है, लेकिन सबसे उचित यहाँ पर यही है कि यहाँ पर है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किस लिए आवश्यक है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। क्या सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन से शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम हो जाएगी? बिल्कुल कम नहीं होगी। उन्हें तो अपने रेगुलेशन या जो भी नियम कानून है वो चलाने ही होंगे, ऐसा नहीं होगा सीसीई से। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ऐसा भी नहीं होगा कि यदि गलतियां जल्दी जल्दी हो रही हैं तो उसका अंतराल बढ़ जाएगा। ये भी गलत है कि अंतराल कम, गलतियां कम समय में होंगी, ऐसा भी नहीं होगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सीसीई हो रहा है स्कूल में, इस प्रकार से परीक्षाएं हो रही है, बीच में, मध्य में और कोर्स के अंत में, शुरू में भी की जा रही हैं टेस्टिंग। तो ये इससे क्या होगा, अधिगम हो रहा है कि नहीं बच्चों का पता चलेगा। हम अवलोकन करेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्ड भी करेंगे साथ साथ में कि उसने कितना सीख लिया, और सुधार भी करेंगे कि हमने कोई टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि गलत इस्तेमाल तो नहीं की। तो ऐसा ही होगा शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। ऐसा भी नहीं होगा कि हम केवल टेस्ट लेने के लिए ही सिखा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, उद्देश्य ही नहीं होता है सीसीई का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति होती है स्तर फर्स्ट में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस स्टेज में 2 स्टेज होती है स्तर में। पहले ही स्तर में सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास में बच्चे की नैतिकता है बाहर से निर्धारित होती है, हमारी सजा से निर्धारित हो रही है। यदि वह कोई बात नहीं मान रहा है तो हम दंड देते हैं उसे और वह वैसा करने लगता है। तो इस प्रकार सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास से ही निर्धारित होती है उसकी नैतिकता पहले स्तर पर। सहायक विनिमय अभिविन्यास में भी नैतिकता नहीं होती है, इसमें बच्चा अपनी चीज़ों से अदला बदली कर लेता है, कोई नैतिकता नहीं दिखाता उसमें कि मैंने चीज़ साझा की तो कोई बात नहीं, वो तो दूसरी अपनी दूसरी चीज़ चाहेगा उसकी चीज़ के स्थान पर, तो इसमें भी कोई नैतिकता है नहीं उसकी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है वाले ऑप्शन ज़्यादा पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गलत बात है, क्योंकि अगर अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो उनको सभी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है ये तो यही उत्तर हो गया यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि क्या ये सही है प्रगतिशील मॉडल के अनुसार। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उत्तर नहीं होगा। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, सही बात है, ये मतलब यह भी उत्तर नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, यह भी सही बात है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तो सबसे उचित उत्तर यही हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। बिल्कुल यह क्वेश्चन आया है वाइगॉट्स्की की थ्योरी से, जो कहते हैं वाइगॉट्स्की कि जो अब बच्चा कुछ कर सकता है तो उसका एक क्षेत्र होता है
और सहायता के बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसका यहाँ तक विस्तार हो जाएगा उसके सीखने का। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो हम मदद करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रकार यहीं से प्रश्न आया है कि जो हम मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किया जा रहा है यहाँ पर, वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है। इसका मतलब है कि वह यहाँ तक कर सकती थी लेकिन सहायता से यहाँ तक पहुँच गई। तो यह क्या है, सहायता जो दी उसके बारे में पूछा गया है, तो वह है स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सहायता दी गई है तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं, मार्गदर्शन या सहायता हम कहें तो इसको बोलते हैं सहारा देना। अंग्रेजी में आप याद रखिए स्कैफोल्डिंग एक ही शब्द आएगा, तो इसको वाइगॉस्की बोलते हैं कि इस प्रकार यदि हम मार्गदर्शन देते हैं तो यह होता है स्कैफोल्डिंग। तो इसका उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। और एक चीज़ हम देख लेते हैं इसमें, ये तो हुई सहायता देने की बात। अब ये जो जोन है जो यहाँ तक कर सकती थी और सहायता देने के बाद यहाँ तक पहुँच गई, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितना भी हो सकता है विकास उसका, तो इसको बोलते हैं ZPD। कई बार यह भी पूछा जाता ही है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जो मार्गदर्शन की सहायता से सीख सकती है और जो वो खुद से सीख सकती है, उस क्षेत्र का अंतर होता है यह। तो इस प्रकार यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, अब देख लेते हैं हम कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कब आती है। ये आती है 2 से 6 साल में। अर्ली चाइल्डहुड आएगा 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज, पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए 2 से 6 साल तक बच्चा घर में ही ज़्यादा रहेगा, तो घर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि जो उसके व्यवहार और भूमिकाएं घर से ही आएंगी। तो इसमें होगा माता पिता और भाई बहन। अभी तो स्कूल बजाना बच्चा प्रारंभ नहीं किया है, तो अध्यापक वाला ऑप्शन हटा ही दीजिए। साथी भी तब आएंगे जब स्कूल की बात हो रही, ज़्यादा प्रभावित वहाँ वही करेंगे साथी। लेकिन यहाँ पर 2 से 6 साल में है तो ये माता पिता और भाई बहन ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है। अर्ली चाइल्डहुड अभी देखा था हमने, और लेटर चाइल्डहुड हो जाएगा 6 से 10 वर्ष तक। तो इसका मतलब ये हो गया 6 से 11 वर्ष, उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब जीन से प्रभावित होगा, उसके पास जो जीन आ गए हैं माता पिता से। जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये किस अवधारणा से आया है। एक अवधारणा चलती है प्रकृति की अवधारणा। उसमें कहा जाता है कि बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। ऑल बिहेवियर आर प्रेजेंट फ्रॉम कंसेप्शन, जो हमारा व्यवहार है वह गर्भ धारण से ही आ जाता है हमारे पास। जीन्स प्रोवाइड ब्लूप्रिंट फॉर ऑल बिहेवियर, जो हमारे पास जीन आ गए हैं वो सभी व्यवहार के लिए खाका प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारा व्यवहार पहले से ही निर्धारित होता है, ऐसा कहती है प्रकृति की अवधारणा। और एक दूसरी अवधारणा चलती है नर्चर की अवधारणा, पोषण की अवधारणा। उसमें कहा जाता है कि बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट, व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया का परिणाम होता है व्यवहार। किसी को हम कुछ भी बना सकते हैं उचित वातावरण से, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बहस हो रही है कि यह कह रहा है आजर्व की नैसर्गिक है, मतलब प्रकृति से ही है, निर्धारित होता है इसका भाषा विकास। अब भाषा विकास जो है हमारे व्यवहार का एक हिस्सा ही है, तो यह केवल प्रकृति से प्रभावित होता है। अब सोनाली बोल रही है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है, मतलब पोषण से प्रभावित होता है। तो यह बिल्कुल विवाद के बारे में बात हो रही है, प्रकृति तथा पोषण
पालन पोषण विवाद। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न पत्र के इस भाग का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अब हमने स्वच्छता समिति का सदस्य बनाया है तो बच्चे वहां पर कुछ निर्णय लेंगे, इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, साथ में वह समाज में जाएंगे, संदेश फैलाएंगे कि स्वच्छ रहिए, इस प्रकार से आप स्वच्छ रह सकते हैं। तो यह क्या है, क्या व्यवहारवादी उपागम है। यहाँ कोई व्यवहार को हम ट्रेनिंग दे नहीं रहे हैं कि इस प्रकार से व्यवहार करना है आपको, संज्ञानात्मक उपागम भी नहीं है, ना ही मानवतावादी उपागम है। यहाँ पर प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं, इस प्रकार से हम प्रेरित करके हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं के इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन करके कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर फर्स्ट 2015 के इस भाग को एनालिसिस कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।